आगे मैं इनवाइट करता हूं ऑनरेबल कमलकांत अशोक काले जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट है बामसेफ न्यू दिल्ली। आज इंपा का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपन्न हो रहा है और आज के इस कार्यक्रम के लिए आए हुए आप सभी साथी, इंपा के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर पिपरिया साहब और इंपा की जो सारी टीम है और जिन सम्मानीय साथियों ने अभी मेरे से पहले बात रखी, और आप सभी साथी जो अपना समय निकाल कर यहाँ सुनने के लिए आया, सभी का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंपा का भी खास तौर पर इंपा के सभी साथियों का, उसमें भी डॉक्टर राजेश जी का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बामसेफ को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया और बामसेफ को भी इंपा के कार्यक्रमों में शामिल करके ये जो सारी गतिविधियाँ है उसका हिस्सा बनाया। इसलिए डॉक्टर साहब, आप सभी का मैं, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज साथियों, जिन विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं या करने की स्थिति में है, वो परिस्थितियाँ, संगठनात्मक चीज़ें आप सभी के सामने हैं। और ये जो आज मिशन आज आगे बढ़ रहा है, या उस मिशन की जो पकड़ समाज और संगठन पर जो बनी है, जो मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं, इस मिशन को बचाने के लिए इंपा का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और बामसेफ और पूरा संगठन इस बात के लिए इंपा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन में इनिशिएटिव लेना ये बहुत बड़ी बात होती है और इंपा के सारे साथियों ने इसके लिए पहल की। इसके लिए हम इंपा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इंपा का भी एक अपना ऑब्जेक्टिव है। इंपा बनाया ही एक कॉज के लिए गया है। समाज में डॉक्टर्स के बहुत सारे संगठन हैं, इसके बावजूद भी इंपा की आवश्यकता क्या है, क्यों है, ये मेरे से ज़्यादा इंपा के डॉक्टर्स बताएंगे। मगर चूँकि आज के इस कार्यक्रम में CSME जोड़ा गया है, तो उसमें से यस की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ कि जो सोशल चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई, उसके बारे में कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि मेडिकल की जो पढ़ाई है उसके बारे में या उस सब्जेक्ट के ऊपर तो मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इन्हें अपने पढ़ाई के साथ साथ समाजशास्त्र भी पढ़ने की ज़रूरत है, समाज को भी पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इंसान समाज में रहता है, शरीर समाज में रहता है, और समाज के अंदर की जो कुरीतियाँ है, सामाजिक दमन जो है, ये भी बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। खासतौर पर आज जो सब्जेक्ट हमने लिए हुए हैं, तो हमें जैसे मेडिकल साइंस पढ़ने की ज़रूरत है, उसी तरीके से सोशल साइंस को भी पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत की सबसे पुरानी जो बीमारी है, सबसे क्रोनिक डिसीज जो है, वो कास्ट है, और उस जाति के आधार पर ही बहुत सारी समस्याएं भारत में बनी है। और जब तक इस जाति की व्यवस्था को या इस बीमारी को हम सही तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग सही मायने में किसी भी चीज़ का समाधान करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसर्च जो हुआ, या सबसे ज़्यादा उन्होंने अगर गंभीरता पर किस बात पर लिखा, तो कास्ट को लिखा। और हमें भी उस दिशा में सोचने की ज़रूरत है कि ये सारी समस्या क्यों है, या इसमें हमारी जिम्मेदारियां क्या है। जो आज हमारे सामने चैलेंजेस है कि समाज का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा तेजी से प्रगति कर रहा है, कैंसर के मापिक मल्टीपल फेज में उसका जो है ग्रोथ हो रहा है, और इतना ज़्यादा ग्रोथ है कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा वो स्पीडी ग्रोथ हो रहा है। और उसी समाज का दूसरा एक हिस्सा लेप्रोसी की तरह जो है, उसका हिस्सा जो है टूटता 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 होकर वो शरीर से टूटता जा रहा है। तो एक ही शरीर में ये दो चीज़ें हो रही है कि कोई आदमी घंटों में अरबों कमा रहा, आज अंबानी अदानी घंटों में अरबों कमा रहे, और उसी तरफ दूसरी समय में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको
2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ करना मुश्किल है। मैंने डॉक्टर कुलदीप जी को पूछा था, जब चर्चा कर रहे थे, नीट की चर्चा यहाँ हो रही थी, कि नीट का जो फॉर्म होता है, जो बच्चा एप्लीकेशन करता है, उसकी फीस कितनी होती है। कोचिंग के बारे में या उसके ट्यूशन क्लासेस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा था, मैं उनको इतना पूछा कि जो फीस होती है वो कितनी होती है। शायद 1000-2000 होगी। 17 लाख लड़के नीट को अपेयर होते हैं, क्या उतने ही बच्चे मैट्रिक में या 12th में होते? इससे कई गुना ज्यादा हमारे बच्चे 12th में होते। इस देश का 70% से ज्यादा स्टूडेंट का ऐसा हिस्सा है कि जो नीट की जो एग्जाम फी है वो देने लायक भी नहीं है, कोचिंग तो दूर की बात। हम उस समाज की बात कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ब्रिजेश या राजेश सरोज को नहीं जानते होंगे। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के हमारे अपने समाज के 2 लड़के 2015 में टाइम्स के और बड़े बड़े अखबारों के पहले पेज पर छपकर आए थे। आप उनकी टाइटल से उनकी जाति समझ गए होंगे। ये शेड्यूल कास्ट के लड़के थे और ये IIT में टॉप किए थे। ब्रिजेश नाम है, सरोज नाम है, कोई भी नाम उठाकर देख लीजिए हमारे समाज का। और इनके माँ बाप इस स्थिति में नहीं थे कि बच्चों को पढ़ा सके। तो जब उनका टाइम्स में पहले पेज पर खबर आया तो पूरी भीड़ लग गई उनको मदद करने के लिए। एक अधिकारी ने ट्वीट किया कि मुझे उन बच्चों के एजुकेशन की या उनकी फीस की चिंता नहीं है, अगर प्रशासन को सबसे पहले कोई चीज करनी चाहिए तो उनके घर को सिक्योरिटी देने की जरूरत है। एक ट्वीट एक अधिकारी ने किया था, अपने मूवमेंट से जुड़े आदमी ने, AK विश्वास नाम आप उनका जानते होंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया था, बाद में उसको चर्चा हंगामा हुआ। और उन्होंने उस समय ये बात कही थी कि मुझे चिंता उनके एडमिशन की फीस को लेकर नहीं है, मुझे चिंता इस बात की कि प्रशासन को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उनके घरों को जाकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और सेम बात हुई। उसी घटना के बाद में, अखबार में खबर आने के बाद में, उनके घरों पर पथराव हुआ, दगड़ मारे गए, धमकाया गया कि हमारे बच्चे गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं और तुम क्या करोगे IIT में जाकर, तुम क्या करोगे डॉक्टर बनकर, तुम क्या करोगे इंजीनियर बनकर। सवाल आपके पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं है, सवाल आपकी तरक्की से जुड़ा हुआ। ये मायने नहीं रखता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मायने ये रखता है हम क्यों पढ़ रहे हैं। उनके लिए ये मायने नहीं है आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो। उनके लिए सवाल ही ऐसे होता है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने का क्या कारण है। आपको पैदा ही इस व्यवस्था ने स्लेव के रूप में किया है, तो आप पढ़ लिख कर करोगे क्या। और यही से ये सारा जो प्रश्न है या जो सवाल है, यही से शुरू होता है। और इस बात को हमको जानने की जरूरत है कि ये एजुकेशन हमारे लिए कितने मायने रखता है। साथियों, हम जिस समाज से आए हैं उस समाज की वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या हमारे आंदोलन की, हमारे संगठन की, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ लीडरशिप। हम जिस मूवमेंट को चलाने का काम करना चाहते हैं, जिसकी बात यहाँ मंच पर सारे साथियों ने की, उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि आज उसका नेतृत्व ड्रॉप आउट लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और जिस मूवमेंट का नेतृत्व ड्रॉप आउट लोगों के द्वारा किया जाता है, वो मूवमेंट समाज में ज्यादा पॉपुलर नहीं होता। दुश्मनों के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेतृत्व जो है, ये फर्स्ट रेट ब्रेन जो है वो समाज का उसको लीड करता है, फर्स्ट रेट ब्रेन सोसाइटी का उसको लीड करता है। हमारे समाज में भी आज फर्स्ट रेट ब्रेन है। ये जो सारा क्लास है क्रिमिनल क्लास है। ग्रास्मी ये कहता है, एंथोनी ग्रास्मी का नाम आपने सुना होगा, वो कहता है कि किसी भी समाज का जो असली शासक वर्ग होता है वो उस वर्ग का जो सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन या उस वर्ग का जिसके हाथ में इंडस्ट्री होती, इकोनॉमी होती, वो नहीं होता। पॉलिटिशियंस और जो इकोनॉमी में जिनका कंट्रोल है, कैपिटलिस्ट है या पॉलिटिशियंस है, वो रूलिंग क्लास नहीं होता। ग्रास्मी ये मानता है कि किसी भी समाज का जो रूलिंग क्लास होता है वो रूलिंग क्लास उस समाज का इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, और वो इंटेलेक्चुअल क्लास उसी समाज के शासक वर्ग से पैदा होता है। इसलिए भारत में भी आप देखते होंगे लेफ्ट भी वही है और राइट भी वही है। भारत का अगर आप देखोगे तो लेफ्टिस्ट मूवमेंट चलाने वाले भी वही है और राइट मूवमेंट चलाने वाले भी वही है।
मगर भारत में तीसरा एक मामला है, यहाँ लेफ्ट है, राइट है, और इसके अलावा तीसरा एक मेन स्ट्रीम वाला बहुजन लोगों के अंदर का भी एक इंटेलेक्चुअल क्लास है। ये आया कहां से? नहीं होना चाहिए। ग्रासमी ने जो कहा कि वो रूलिंग क्लास का आना चाहिए हमारे समाज में, इसके अलावा ब्राह्मण बनियों के अलावा भी हमारे पास में बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास है, फर्स्ट रेट ब्रेन है। मगर साथियों, जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि हमारे समाज के अंदर ये फर्स्ट रेट ब्रेन है, उसी तरीके से हमारे समाज के अंदर फ्रस्ट्रेटेड ब्रेन भी है। एक साथ दो ब्रेन है हमारे सोसाइटी में, एक फर्स्ट रेट ब्रेन है और दूसरा फ्रस्ट्रेटेड ब्रेन है। और हमारे लिए सबसे बड़ा संकट इस बात को लेकर है कि हमारे समाज का जो फर्स्ट रेट ब्रेन है वही सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। नहीं होना चाहिए ऐसा। जो फर्स्ट रेट ब्रेन है उसके पास क्लिस्टर क्लियरिटी होनी चाहिए कि उसे क्या करना है। सबसे ज्यादा विजनरी क्लास वो होना चाहिए, सबसे ज्यादा सिस्टम का क्लियर अंडरस्टैंडिंग उसके पास होना चाहिए और सबसे ज्यादा इनिशिएटिव उसने लेना चाहिए। मगर हम ये देखते हैं कि हमारे समाज का सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन अगर हमको कहीं मिलता है तो कहां मिलता है? हमारे समाज का जो पहले दर्जे का ब्रेन है उसके अंदर। अब जब लीड करने वाला ही फ्रस्ट्रेट हो, लीड कैसे करेगा? लीड करने वाला ही फ्रस्ट्रेट है, उसके पास कोई विजन नहीं है या कोई इनिशिएटिव लेने की, पहल करने की भावना नहीं है, तो क्या होगा? लीडरशिप का वैक्यूम तो नहीं रहेगा। वो वैक्यूम कौन फुलफिल करेगा? पिछले 50 सालों में, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 60-70 सालों में क्या हुआ? जितना भी क्रीम हमने पैदा किया हमारे सोसाइटी में, वो सारा का सारा क्रीम एक तो डिपार्टमेंट में है या तो प्रोफेशन में है। जो भी हमने पैदा किया, जो भी क्रीम हमारे हाथ में है, वो कहाँ है? एक तो सर्विसेज में है या तो प्रोफेशन में। पढ़ाई लिखाई की और कहाँ चले गए हम लोग? एक तो IAS IPS बनने के काम में लगे, सर्विसेज में गए, और दूसरे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स में गए। जब हम समाज से निकलकर सर्विसेज में गए या प्रोफेशन में गए तो उसका सबसे पहला परिणाम हमारे सोसाइटी पर हुआ, सोसाइटी लीडरलेस हो गई। हमारी सोसाइटी का सबसे पहला ड्रॉबैक क्या हुआ? वो सोसाइटी लीडरलेस हो गई। और ये जो लीडर है ये समाज से निकलकर डिपार्टमेंट में या प्रोफेशन में गए, वहां ये मासलेस हो गए। ये CST का बेस है। अब 22% का बेस बनाकर हम 78% लोगों के विरोध में कैसे काम करेंगे? ये SC/ST का बेस बनाया ना, और वहां 78% लोगों के विरोध में हमने काम करना शुरू कर दिया, कैसे संभव होगा? तो लीडर मासलेस हो गया और मास लीडरलेस हो गया। तो दुश्मनों ने क्या किया? पिछले 70 सालों में ये जो वैक्यूम था लीडरशिप का, ये लीडरशिप का वैक्यूम प्रोजेक्टेड और स्पॉन्सर लीडरशिप से फुलफिल कर दिया। पिछले 75 सालों में ये जो वैक्यूम था लीडरशिप का, पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या कर लिया? प्रोजेक्टेड और स्पॉन्सर लीडरशिप से फुलफिल कर लिया, और आज ये लीडरशिप एस्टेब्लिश हो गई। मास भी इनके पीछे है और लीडर भी इनके पीछे। मास इनके पीछे छोटी छोटी चीजों को लेकर है, और ये जो तथाकथित हमारे समाज का जो लीडर है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन के लिए उसके पीछे फाइल लगाकर घूम रहा है। या तो कोई बड़ा सा हॉस्पिटल खोला है, उस हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन के लिए, जिसको OT कहा होता है, लेबर किसको कहते हैं ये पता नहीं, उसको बुलाकर उसके हाथों से हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाने के लिए उसकी तारीख मांगने में लगा हुआ है। ये हुआ हमारे समाज। बाबा साहब अम्बेडकर के एक कोट का यहाँ डॉक्टर विवेक ने जिक्र किया कि जिस समाज में 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर हो, उस समाज की तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ये क्यों कह रहे थे? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी समाज की एक साइकी को जान लिया था कि ये जो पूरा बहुजन समाज है, खासतौर पर जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ये इनफेरिटी के शिकार है। इस समाज का एक कॉमन सिंड्रोम है, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने भी किया अपने इसमें, इनफेरिटी का शिकार। और उस इनफेरिटी के शिकार की वजह से ये मानता है कि उसके अंदर कोई बड़ा काम करने की योग्यता नहीं। ब्राह्मण लगातार इस बात का प्रचार हमारे लोगों के अंदर करता है। मेरिट का प्रोपेगेंडा किस लिए किया जाता है? रिजर्वेशन के विरोध में मेरिट का मुद्दा इसलिए उठाया जाता है कि वो इनफेरिटी जो है उसको मजबूत करने के लिए उसका आधार बना।
उस इंफीरियरिटी को कायम रखकर हम शासक बन सकते हैं क्या? अगर आप अपने आप को शासक वर्ग में तब्दील करना चाहते हो तो उस इंफीरियरिटी की भावना को कायम रखकर आप शासक नहीं हो सकते। उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा? वो जो इंफीरियरिटी उसको निकाल कर उसके अंदर एक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करने की जरूरत है। और वो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स कहां से आएगा? वो केवल एजुकेशन से नहीं आएगा। आज हमने देखा कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, हाईली पावर पोजीशन पर बैठे हुए लोग हैं, मगर उनका चरित्र हमने देखा कैसे, जिसका जिक्र डॉक्टर कुलदीप साहब ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया। देश के राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोका जाता है, फिर भी उसको कुछ उसका बुरा नहीं लगता। पिछले 75 सालों में एक क्वालिटी हमारे पॉलिटिशियन या हमारे समाज के सो कॉल्ड लोगों ने डेवलप की है। वो कौन सी? आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात सुनी होगी, वाटर प्रूफ सुना होगा, शॉक प्रूफ सुना होगा, बुलेट प्रूफ सुना होगा। उसी तरीके से पिछले 75 सालों में हमारे लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, इंसल्ट प्रूफ। एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया गया है, वो कौन सा है? इंसल्ट प्रूफ। वो इतने ज्यादा इंसल्ट प्रूफ हो गए कि उनका कितना भी अपमान करो उसको उसका कोई बुरा, शर्म तो जिन्हें आती है वो बेशरम होते हैं। तो ये इससे आगे निकल कर गए, तो उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है कि भाई अब हमको इन चीजों को बुरा नहीं लगता। तो वो जो चीजें आती है वो कहां से आती है? आज हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स है। भारत का 2/3 एडमिनिस्ट्रेशन ये SC ST BC के लोग चला रहे। 2/3 एडमिनिस्ट्रेशन जो है कौन चला रहे? बैकवर्ड लोग चला रहे। आज हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स है, आज हमारे पास टेक्नोक्रेट्स है। अगर हमारे पास टेक्नोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, रूलिंग क्वालिटी हमारे पास है, गवर्निंग क्वालिटी हमारे पास है, भारत का जो बजट बनाने में हमारे लोग योगदान देते हैं, पॉलिसी फ्रेमिंग में हमारे लोग हैं, अब सवाल यह बनता है कि जिस समाज के पास इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, फिर वो वर्ग जो है ये शासक वर्ग में रूपांतरित क्यों नहीं हुआ? साथियों, केवल गवर्निंग मेरिट होने से बात नहीं चलेगी, गवर्निंग स्पिरिट की भी जरूरत है। गवर्निंग मेरिट आ गया, पिछले 75 सालों में सर्विसेज करते 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 क्या हो गया? गवर्निंग मेरिट आ गया, मगर गवर्निंग स्पिरिट की जो जरूरत है, जिसकी बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आप इस वर्ग को, जो वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्माण किया था, उस वर्ग को वो शासक वर्ग में रूपांतरित करना चाहते थे। वो शासक की भावना जो है वो उसके अंदर पैदा होने की जरूरत है, और वो स्पिरिट अगर उसके अंदर पैदा हो जाए तो वो इस व्यवस्था को बदलने का काम कर सकता है। इतनी योग्यता रखने वाला ये वर्ग है। बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन को केवल रिप्रेजेंटेशन के रूप में नहीं देखते थे, और रिप्रेजेंटेशन से आगे वाली सोच उनकी थी कि ये लीडरशिप में कन्वर्ट होने वाला वर्ग है, ये समाज को लीड करेगा। मगर जितना ज्यादा हमारा वर्ग पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसके अंदर ज्यादा लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, उल्टा मामला बन जाता है। उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। बी कॉम्प्लेक्स मतलब उसके अंदर बहुजन कॉम्प्लेक्स पैदा होना चाहिए, उसके अंदर ब्राह्मण कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। और वो ब्राह्मण कॉम्प्लेक्स उसके अंदर पैदा हो जाता है तो फिर सोसाइटी से अलाइनेट कर लेता है अपने आप को, और सोसाइटी से अलाइनेट करके वो अपना आगे का जाने का मामला बनाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो समाज को साथ में लेकर तरक्की करें। रेल के इंजन की तरह मुझे लोग चाहिए जो अकेले नहीं दौड़ेंगे, अपने साथ पूरे समाज को लेकर दौड़ेंगे। ऐसे लोग चाहिए, और ये वर्ग उस वर्ग की योग्यता रखने वाला वर्ग है। साथियों, हर साल मेडिकल्स और इंजीनियरिंग का जो सबसे बेहतरीन एजुकेशन माना जाए तो IIT है, NIT है। लगभग 2 लाख अंडर ग्रेजुएट्स इसमें तैयार होते, मेडिकल ग्रेजुएट हो या IITs के, NIT के पोस्ट ग्रेजुएशन के पकड़ कर चलो तो मोटा मोटी 2 लाख स्टूडेंट्स हमारे देश भर में तैयार होते जो मेडिकल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या IIT NIT में जाते। इसमें 50% आपका हिस्सा है, यानी 1 लाख लोग कंपलसरी, 1 लाख स्टूडेंट्स हमारे कंपलसरी मेडिकल्स में जाते, IIT में जाते, NIT में जाते। अब जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग डॉक्टर्स हो रहे, इंजीनियर्स हो रहे, उसमें से अगर 1% भी निकालो 1 लाख का, कितना हो गया? 1000 हो गया।
उसका भी आधा निकालो, कितना हो गया? 500। ये 500 डॉक्टर्स है, 500 इंजीनियर है, उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। जो हायर एजुकेशन उन्होंने लिया है, वो एजुकेशन लेने के बाद में वो सर्विस में या प्रोफेशन में जाने की बजाय अपनी जिंदगी समाज में लगाए, तो 10 साल के अंदर ये 500 लोग पूरे भारत का भविष्य बदलने लायक हो सकते। केवल आधा टक्का। क्या अकेला केजरीवाल ही IIT है? अकेला केजरीवाल ही IRS है? तो बड़े बड़े नाम फेंकते ना हमारे मुंह के ऊपर, तो क्या हमारे समाज के अंदर इतने बड़े लोग नहीं है? मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़ा काम करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना चाहते। हमारे समाज में बड़े लोगों की कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कबीर साहब ने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा पेड़ खजूर, ना पंथी को छाया लगे फत लगे अति दूर। बड़े लोगों की कमी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का लक्ष्य समाज में बड़े लोग पैदा करना नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का लक्ष्य समाज को बड़ा बनाना था। आज समाज में बड़े लोग पैदा हो रहे, समाज पीछे जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें लेकर काम करने की जरूरत है, उन चीजों को हम लोग उस गंभीरता से लेकर सोचने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम वो करते हैं तो साथियों, हम अपने मोमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इस सिस्टम को समझना, उसके अंदर का जो मैनिपुलेशन है, वो जितनी डिटेल में सारी जानकारी समाज के पहले दर्जे के ब्रेन को होगी, क्या क्राउड को होगी? वो सोच ही नहीं रहा कि देश में क्या चल रहा है। उसके सोचने का कंटेक्स्ट बहुत अलग है। यहां आपने बहुत सारे पैथियों की बात की कि एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, पिपरिया साहब ने बहुत सारे पैथियों के नाम बता। मगर आप जानते हैं इस हॉल के बाहर वाला हमारा वर्ग क्या सोचता है? बीच में रामदेव बाबा का मामला चला था, तो बीबीसी ने कार्टून बनाया था। तो बीबीसी ने वो कार्टून बनाया था कि एक मियाँ बीबी है, पति अखबार पढ़ रहा है और उसकी मिसेस उसको चाय देते देते पूछती है कि आपका किस पर भरोसा है, एलोपैथी पर या आयुर्वेदा पर? तो वो जो उसका पति जो है अखबार पढ़ते पढ़ते कहता, मेरा विश्वास ना एलोपैथी पर है ना आयुर्वेदा पर है, मेरा विश्वास तो व्हाट्सएप पर है। आप पैथिक की बात कर रहे हो, ये समाज व्हाट्सएप का शिकार है। ये समाज किस पर चल रहा है? मेडिसिन पर नहीं चल रहा है, ये व्हाट्सएप पर चल रहा है। आपकी पैथी सारी उसने खत्म कर दी है। जिसको हम आयुर्वेदा समझते, वो आयुर्वेदा क्या चलाया जा रहा था? योगा मतलब आयुर्वेदा इतना ही है क्या? हरियाणा से बहुत सारे साथी आएंगे, मैं डॉक्टर साहब हरियाणा के हैं। रामदेव बाबा के पतंजलि या बहुत सारे लोग 80 रुपए में एक गोली बेचते, पुत्र बीजक नाम की, और वो गारंटी देते कि ये गोली खाने से बेटा ही पैदा होगा। ये आयुर्वेदा है? इसको हम आयुर्वेदा कहेंगे? जिस स्टेट में सबसे ज्यादा लड़कियां मारी जाती है, जिसका रेशो ऑल इंडिया का सबसे कम है, उस स्टेट में रामदेव बाबा को उसका एम्बेसडर बनाया जाता है, और जिसके स्टॉल पर केवल 80 रुपए, 40 रुपए 80 रुपए में गोली बेची जाती है, और ये कहती कि ये गोली खाने से गारंटी से बच्चा ही पैदा, बेटा ही पैदा होगा। इसको आयुर्वेदा कहेंगे? ये नहीं है। बहुत सारी चीजें जो है इन चीजों से बाहर है, और इन चीजों को हम लोगों को जानने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से इस देश को चलाया जा रहा है। और ये बहुत ज्यादा गंभीर सवाल हमारे सामने खड़े कर दिए गए। इसलिए साथियों, जो सिस्टम है उस सिस्टम का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी। अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो ये मामला जो है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, ये नहीं हो पाए। अभी कल परसों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर लिया और कह दिया कि भाई हम आरक्षण दे देंगे, दे दिया। कोई अड़चन नहीं आई, किसी तरीके का कोई नेशनल बहस नहीं हुआ, सारे अखबारों ने लिख दिया, नहीं नहीं मेजॉरिटी से पारित हो गया, और एक ऐसा माहौल देश भर में बन गया कि नहीं नहीं हजारों सालों से जो पीड़ित लोग थे इनको न्याय मिल गया, तो गरीब लोग थे उनको न्याय मिल गया। नीट को लेकर या बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर जो बहस होनी चाहिए, जो चर्चाएं होनी चाहिए, क्या वो चर्चाएं उस अनुपात में हो रही जिसकी जरूरत है? 8 लाख कमाने वाला गरीब हो गया, 5 एकड़ जमीन रखने वाला गरीब हो गया, 1000 स्क्वायर फीट का पक्का मकान रखने वाला गरीब हो गया। ये नए क्राइटेरिया आ गए जो पहले नहीं थे।
अब आप 8 लाख कमाने वालों को गरीब मान रहे हो, 5 एकड़ जमीन रखने वालों को गरीब मानते हो, 1000 स्क्वायर फीट का मकान रखने वालों को गरीब मानते हो, तो ये गरीबी की नई व्याख्या आ गई। क्यों? क्योंकि गरीबी की व्याख्या करने वाले वो लोग थे जिन्होंने नई व्याख्या की। जब आपको रिजर्वेशन देने की बारी आती है, जब आपकी गरीबी तय करने की बारी आती है, तो फूड कैलोरी का मामला आता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मामला आता है, पर डे आप कितना कमाते हो इसका मामला आता है। उसके आधार पर फिर गरीबी तय होती है, फिर उसके आधार पर आपका माल न्यूट्रिशन तय होता है, फिर बाकी बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी जाती। यहां क्यों नहीं जोड़ा गया? यहां ये चीज नहीं आई, यहां कह दिया नहीं 8 लाख कमाने वाला गरीब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को कि उसको रिव्यू किया जाए कि 8 लाख को कैसे गरीब माना जाए। जिस देश का नेशनल इनकम जो है, एवरेज इनकम 2,04,000 है, उसमें 8 लाख कमाने वाला गरीब कैसे हो? आप जानते भारत का नेशनल एवरेज इनकम जो है, सरकार की साइट में ये कहा गया है कि मोटा मोटी 2,04,000 के करीब है। उसमें बॉटम 50% वाला जो वर्ग है, यानी 70 करोड़ से ज्यादा की आबादी जो है, ये हर साल 50,000 से भी कम कमाती है, यानी 4-4.5 हजार वो महीने का कमाती है। उसमें भी उसके परिवार को कोई गारंटी नहीं कि ये उसका इनकम होगा ही होगा। तो जिस देश की 70 करोड़ से ज्यादा की आबादी 50,000 से भी नीचे कम कमाती है, उस देश में 8 लाख कमाने वाला गरीब माना गया। दे दिया। नीट को लेकर भी यही तरीका अपनाया गया। इसमें जो ई है, वो ई की मैं 2 तरह से व्याख्या करता हूं। एक ई जो है एलिमिनेशन का है, और दूसरा ई जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का है। अगर बैकवर्ड लोगों के कंटेक्स्ट में इसको समझना है, तो ये 2 जो ई है, ये एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस के लिए नहीं, तो उसके 2 ई का मतलब क्या है? ये एक्सक्लूजन का मामला है कि आपको उसमें से एक्सक्लूड करने के लिए बनाया गया है, और एक्सक्लूड करने से पहले आपको कोचिंग के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जाएगा। क्योंकि दोनों होना चाहिए। लूटना ही है, कंगाली करना है, तो फिर उसको कपड़े का छोड़ना, जितना लूटा जाए उतना लूटा जाए। करोड़ों की इंडस्ट्री बना दी गई है। तो एक्सक्लूजन भी है और एक्सप्लॉयटेशन भी है, और ये दोनों सरकार एक करती है। कोई इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। पिछले साल कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर रेड पड़ी, 400 करोड़ कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज के ऊपर रेड करके इनकम टैक्स के लोगों ने पकड़े। पूरा का पूरा नीट के मैनिपुलेशंस में, सीट मैनिपुलेट करने के लिए वही इंस्टीट्यूट शामिल थे। हर चीज वहां पॉसिबल है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में जो एजुकेशन का सिस्टम रामनो ने बनाया है, वो एजुकेशन का सिस्टम बदल दिया गया है। आज एजुकेशन दिया नहीं जा रहा, बेचा जा रहा है, और जिसकी औकात है वो खरीद रहा है। ए.के. राजन कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बहुत सारे गंभीर मुद्दे उठाए हैं। आप लोग बहुत ज्यादा जानकार लोग उसको पढ़ना चाहिए। उसमें 2 बड़े सोशल इम्पैक्ट उन्होंने बताया कि नीट की वजह से क्या हो रहा है। एक, जो कोचिंग और प्राइवेट्स में से जो डॉक्टर हो रहे हैं, वो सर्विसेज कंप्लीट करने के बाद में दोबारा लौटकर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आए। उसका परिणाम सीधा का सीधा सोशल सेक्टर पर, सोशल हेल्थ पर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर पर होता है। उससे पहला उन्होंने इम्पैक्ट बनाया कि 2017 से जब नीट शुरू हुई, तो कैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स कम होते होते गए। 17 से लेके 19 तक आंकड़ा आया। 19 में तमिलनाडु के गवर्नमेंट कॉलेजेस में से एक भी लड़के का नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। ये हाल पूरे देश भर का है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने थोड़ी बहुत पहल की, इसलिए आंकड़े मिले। अगर ये सारा सर्वे सारे देश भर में कर लिया जाए तो सिनेरियो को दूसरा नहीं होगा। तो ये सारे वो कर रहे हैं, वो एजुकेशन खत्म कर रहे हैं, आपके रिसोर्सेज खत्म कर रहे हैं, आपके पावर को खत्म करने के लिए चीजें कर रहे हैं। और इसके विरोध में जो मोमेंट खड़ा होना चाहिए, उस मोमेंट के लिए किसी तरीके का कोई मामला बनाया नहीं जा रहा। इस देश में बात किसी दूसरी चीज की चलती है, और उस बात के ऊपर हमारे लोगों को फोकस करने के लिए कहा जाता है, तो हमारे अपने लोग इस काम में लगाए जाते हैं। हमारे अपने लोगों को उनके काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इंपा ने इस बात के लिए पहल की कि समाज के अंदर के लोगों को इसके लिए जोड़ा जाए। क्योंकि हम इतने कहेंगे कि हमारे इतने डॉक्टर है, हमारे इतने इंजीनियर है, हमारे इतने वकील है, ये कहने से बात नहीं चलेगी। आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर, आपके एडवोकेट्स, ये काउंटिंग में जितने हैं उससे ज्यादा वो अकाउंट में होने चाहिए। एक होता है काउंटिंग में होना, एक होता है अकाउंट में होना।
अकाउंट में होने का मतलब है कि वो संगठन और समाज के साथ जुड़ने की जरूरत है। अगर वो समाज के साथ जुड़ते हैं और समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो ही वो समाज की असेट बनकर काम करने लायक बनेंगे। बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आज की स्थिति में वो हमारे समाज को लीडरलेस लॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आज की स्थिति में वो हमारे समाज को जो तथाकथित उन्होंने जो प्रोजेक्टेड और स्पॉन्सर लीडरशिप बनाई है उसके मेहरबानी पर छोड़ देना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर उनके ऊपर छोड़ दिया तो क्या होगा, ये हमने देखा। इसलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहल करके निभाना होगा। इंपा इसी एक काम के लिए पहल कर रही है। इनिशिएटिव जो इंपा के द्वारा लिया गया, मैं ऐसे मानता हूं कि इंपा को इस बात के लिए बहुत ज्यादा पहल करके अपने लोगों को इसके बारे में अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि आज जो परिस्थितियां हमारे सामने है बहुत ज्यादा प्रतिकूल है। गोबर में साइंस ढूंढा जा रहा है और वो लोगों को उसके फायदे बताए जा रहे हैं और उसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम लेकर कहा जा रहा है कि नहीं, इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं हो सकती। तो सारा साइंस हमारा गोबर में ढूंढा जा रहा है। सारी टेक्नोलॉजी, सारी समस्या का समाधान जो है एक गोबर में बन चुका है। उस स्थिति में उन लोगों को लाकर रख दिए गए हैं। तो उससे बाहर लाकर ये आंदोलन को अगर आपको चलाना है तो इसके लिए आपको पहल करनी होगी। आज के इस कन्वेंशन में जो भी सब्जेक्ट साथियों इंपा के द्वारा रखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। नीट जैसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी स्टूडेंट, एंटी मूल निवासी बहुजन है, वैसे वो एंटी सोशल भी है, क्योंकि डॉक्टर समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी समाज डॉक्टर के बगैर चल नहीं सकता, चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो या एशियन सोसाइटी हो। सभ्यताओं का निर्माण करने में भी उनका योगदान है और सभ्यता नष्ट होने के कारण में भी ये है कि वो लोग बच सकते थे, नहीं बच पाए, केवल वहां डॉक्टर नहीं थे। उसी तरीके से आज ये जो सारा मामला फैल चुका है, इसको बचाने के लिए समाज के पास अपने डॉक्टर्स होने चाहिए। समाज के डॉक्टर्स जब तक समाज के साथ नहीं होंगे ये मामला रुकेगा नहीं। इंपा ने इस बात के लिए पहल की, संगठन और आंदोलन के लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो मैं आज के इस कन्वेंशन के माध्यम से इंपा की टीम को, खासतौर पर जो इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया, उसके लिए उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये पहल की। और इसी तरीके की पहल की उम्मीद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि कोई ऐसा इनिशिएटिव ये पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिया जाए। आप वो ले रहे हो। भविष्य में भी आपको जहाँ जहाँ इस काम के लिए बामसेफ की आवश्यकता रहेगी, बामसेफ इस काम के लिए आपके साथ में मिलकर काम करेगा। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, आपके सबके सामने बात रखने का अवसर दिया, इसलिए सभी का आभार मानता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय कमलाकांत अशोक काले जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट बामसेफ न्यू दिल्ली है।